वेलकम टू ऑल। मैं डॉक्टर यूसी पचौरी। आज हम चर्चा करेंगे, एमबीए का टॉपिक है। बच्चों की डिमांड थी कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे सर एक बनाया जाए, तो हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे बनाया हुआ है आज का लेक्चर। तो उसमें क्या है कि जो ह्यूमन जीनोम का मतलब क्या है, पहले तो हम ये समझेंगे, ठीक है। तो जीनोम का मतलब होता है हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोजोम्स। हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोजोम्स जो है वो जीनोम कहलाता है। जैसे कि अपने अंदर कितने होते हैं, 2n इक्वल टू कितना होता है 46। इसमें कितना होगा, हैप्लॉइड सेट की बात कर रहे हैं तो हैप्लॉइड सेट पे कितना होगा, n इक्वल टू कितना हो जाएगा 23। तो ये आपका हो गया जीनोम। सी फॉर एग्जांपल हम बात करें मेज में, ओके। मेज में भी कितना होता है, 2n इक्वल टू होता है 20। तो आपसे पूछता है कि मेज का जीनोम क्या होगा, तो n इक्वल टू कितना हो गया 10। तो ये इसका जीनोम हो गया, ठीक है। ऐसे ही तमाम सारे प्लांट्स हैं, जैसे कि हम अनियन का ले लें, उसमें कितना होता है 2n इक्वल टू कितना होता है 16। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। तो ये इसका जीनोम हो गया। तो जो n है ना किसी भी उसका, तो वो उसका जीनोम हो जाएगा, ओके नाउ। तो हमारा जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मेकअप है, कहाँ रहते हैं पूरे जीन्स वगैरह, कहाँ रहते हैं, वो रहते हैं कहाँ पर, डीएनए में, ओके। कहाँ रहते हैं वो, डीएनए में रहते हैं, ओके। तो डीएनए में है। अब इसमें एक लाइन और हम समझ लेते हैं कि जीन, न्यूक्लियोटाइड, डीएनए, क्रोमोसोम, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन सा होगा। तो न्यूक्लियोटाइड सबसे छोटा कौन सा होगा, न्यूक्लियोटाइड होगा, ओके। और फिर कई सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर क्या बना हुआ है, जीन, ठीक है। और जीन और डीएनए पे बहुत सारे जीन्स होते हैं, डीएनए हो गया। और डीएनए कहाँ होता है, क्रोमोसोम में। तो क्रोमोसोम में बड़ी यूनिट होगी। उसके बाद जीनोम, क्योंकि जीनोम में तो 23 क्रोमोसोम्स होंगे ना। अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 23 क्रोमोसोम, ओके। तो ये आपका हो गया। नाउ नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि ये जो ह्यूमन जीवन प्रोजेक्ट है, ये बड़ा ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, मेगा प्रोजेक्ट है। एम्बिशियस, मेगा, मेगा क्यों कहा, इसकी चर्चा हम अभी आगे करेंगे। अब देख लेते हैं इसकी थोड़ा सा स्टार्टिंग वाला, कब लॉन्च हुआ, किस तरीके से हुआ, ठीक है। तो ये आपके हो गया, ठीक है। लॉन्चिंग कब हुई इसकी, तो देख लेते हैं। अब ये प्रोजेक्ट जो है लॉन्च हुआ था कब, ये हुआ था 1990 में। कितने साल का प्रोजेक्ट था, ये 13 ईयर्स का प्रोजेक्ट था, ओके। तो 13 ईयर्स कितना हो गया, 1990 13 कितना हो गया 2003 में। तो ये हो गया कंप्लीटेड कब हो गया, 2003 में, ओके। लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि ये कंप्लीट नहीं हुआ था, कंप्लीट नहीं हुआ था। क्यों, क्योंकि इसमें एक लास्ट क्रोमोसोम्स रह गया था, उसका नाम है क्रोमोसोम नंबर 1। जैसे अपने यहाँ कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, जैसे 22 प्लस एक्स और वाई, ये 6 क्रोमोसोम्स हैं। तो 22, 23 और 24, टोटल 24 जो है ना, उनका सीक्वेंसिंग करना था। उसमें से सिर्फ लास्ट किसका सीक्वेंस हुआ, क्रोमोसोम नंबर 1। इसमें सबसे ज़्यादा जीन्स होते हैं, सबसे बड़ा क्रोमोसोम्स है ये, लार्जेस्ट क्रोमोसोम्स है। कैसा है ये, लार्जेस्ट क्रोमोसोम नंबर 1। कितने जीन होते हैं, 2968, ओके। तो इसका सीक्वेंस कब कंप्लीट हुआ, मई 2006 में। तो इन जनरल क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कब कंप्लीट हुआ, 2003 में। लेकिन एक्चुअली कंप्लीट कब हुआ था, मई 2006 में, जिसमें क्रोमोसोम नंबर 1 का लास्ट सीक्वेंस हुआ था। अब क्वेश्चन आता है कि प्रोजेक्ट को किसने कोऑर्डिनेट किया, किस तरीके से हुआ। तो यहाँ पे एक यूएस का एक डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी था, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड एनआईएच होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। इन दोनों ने मिलकर किया था, कोऑर्डिनेट किया था। इसके बाद में इन्होंने एक किसी को वेलकम किया होगा, जिसके ऊपर इनको ट्रस्ट होगा, उसका नाम है वेलकम ट्रस्ट। ये आ गया, ये स्टार्टिंग में ही आया था, अर्ली ईयर्स में ही आ गया था। ये कहाँ से था, यूके से, यूनाइटेड किंगडम से था। और ये किस तरह काम कर रहा था, एज ए मेजर पार्टनर, ओके। देन एडिशनल कंट्रीब्यूशन भी दिया गया अलग कंट्रीज द्वारा, जापान हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, चाइना हो गया, अदर्स कंट्री, दे हैव आल्सो कंट्रीब्यूटेड, ओके। तो हमने क्या क्या देखा कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं कि कौन कौन से कोऑर्डिनेट किया। फिर वेलकम ट्रस्ट आया, यूके कैसा पार्टनर था, मेजर पार्टनर। कब स्टार्ट हुआ था, 1990 में, 13 ईयर प्रोजेक्ट था। अब नेक्स्ट हम देखें कि इसको मेगा प्रोजेक्ट क्यों कह रहे हैं। अब कहानी आ गई क्या, कि इसको हम मेगा प्रोजेक्ट क्यों बोल रहे हैं। तो मेगा प्रोजेक्ट इसलिए बोल रहे हैं कि इसका जब आप मैग्नीट्यूड देखोगे, इसकी रिक्वायरमेंट देखोगे, तो आपको भी लगेगा कि वास्तव में बहुत धुआंधार, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। क्यों, कैसे, देख लेते हैं। तो इसमें कहानी ये है कि ह्यूमन जीनोम अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है, 3 × 10⁹ बेस पेयर्स होते हैं। और एक बेस पेयर को सीक्वेंस करने में कितना खर्चा आएगा, कितना कॉस्ट आएगी, कॉस्ट लगी इसकी US कितने $3,
पर बेस पेयर इतना रिक्वायरमेंट, इतना खर्चा आएगा। तो टोटल इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा अप्रॉक्सीमेटली, टोटल कॉस्ट जो आएगी वो कितनी आएगी, 9 बिलियन US$। ये आगे क्या, टोटल कॉस्ट। तो ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। दूसरा, नेक्स्ट कहानी इसमें ये आ रही है कि यदि हम इसको, जो डेटा जनरेट होगा, जो न्यूक्लियोटाइड होंगे, बेस पेयर्स होंगे, उनको क्या करेंगे, उनको स्टोर करना पड़ेगा कहीं ना कहीं भाई। यदि हम बुक के रूप में स्टोर करें, यदि हम लिखें उसको किस तरीके से हैं, तो देखा जाए तो एक हमें लेना है, ऐसा पड़ेगा एक पेज, और ये एक पेज में कितने लेटर लिखने पड़ेंगे हमें, 1000 लेटर। एक पेज में 1000 लेटर। इस तरीके से कितने पेज चाहिए हमें, 1000 पेजेस की एक बुक चाहिए। और इस तरीके से हमें 3300 बुक्स चाहिए। कितनी बुक्स चाहिए हमें, 3300 बुक्स, जिसमें कि हम इस डेटा को हम स्टोर कर सकें, DNA सीक्वेंस को स्टोर कर सकें फ्रॉम अ सिंगल सेल ह्यूमन सेल। ओके, लेकिन ये क्या ह्यूमनली पॉसिबल है कि हम उसको स्टोर कर सकें? तो इसके लिए क्या हुआ, नहीं, तो हमें क्या हुआ कि एक नई एस्पेक्ट की ज़रूरत पड़ी, जिसे हम कहते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स, कंप्यूटर। तो हमें ज़रूरत पड़ी क्या, तो इसमें क्या होगा, बहुत सारा डेटा जनरेट होगा। ओके, तो इसके लिए चाहिए हमें हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइसेस। किसके लिए, डेटा को क्या करना है, हमें स्टोर करना है। फिर स्टोर करने के बाद में इसको रिट्रीव करेंगे, जिससे कि हम बाद में एनालिसिस कर सकें। ठीक है, तो स्टोरेज, रिट्रीवल एंड देन एनालिसिस करेंगे। तो ये होगा। तो इससे क्या हुआ कि एक नई न्यू एरिया का डेवलपमेंट हुआ, रैपिड डेवलपमेंट ऑफ न्यू एरिया, एंड दैट इज कॉल्ड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। So the biology is getting marriage with computer science, is called bioinformatics। तो SGP जो है इसलिए कहते हैं इससे क्लोजली रिलेटेड विथ, किससे क्लोजली रिलेटेड है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स से। ओके, नाउ अब हम बात कर रहे हैं गोल्स ऑफ SGP। क्या क्या गोल थे, ठीक है। तो सबसे पहले ये था कि उन्हें आइडेंटिफाई करना था लगभग 20,000 से लेकर 25,000, यानी 20,000 से लेकर 25,000 जीन जो थे उनको हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के बाद उनका सीक्वेंस भी डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन बेसिस। ठीक है, बेस पेयर 10⁹ बेस पेयर। ओके, 3 बिलियन हो गए। और इन जब सीक्वेंस करने के बाद में क्या करेंगे, इनको स्टोरेज कर देंगे डेटाबेस के रूप में। अब हमें ऐसे टूल्स बनाने पड़ेंगे जिससे कि जो डेटाबेस हैं उनकी हम एनालिसिस कर सकें। सो इम्प्रूव टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस। ओके, एंड देन जैसे कि आपने कोई एक जीन आपने बनाया, और जीन बनाने के बाद में क्या हुआ, जैसे कि इंसुलिन की हम एग्जांपल ले लें, तो इंसुलिन जो है जब बनाया गया उसको बोलते थे ह्यूमिलिन, नाम रखा, क्या रखा, ह्यूमिलिन। तो लैब में तो बन गया था, लेकिन इसको ट्रांसफ़र करना पड़ा, इंडस्ट्री को देना पड़ा, क्योंकि इंडस्ट्री तो ज़्यादा बनाएगी तभी तो मार्केट में अवेलेबल हो पाएगा। तो ये जो टेक्नोलॉजी आपने डेवलप की है उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे किससे, अदर सेक्टर लाइक द इंडस्ट्री में, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बना सकें। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट है ELSI। डायरेक्ट क्वेश्चन एक तो फुल फॉर्म आता है, ELSI का फुल फॉर्म क्या है, दैट इज़ इथिकल, लीगल, सोशल इश्यूज़। ओके, तो एक तो आप फुल फॉर्म रट लीजिए इसका। और क्यों, क्योंकि इसमें कहानी ये रहेगी कि इथिकल, जैसे जो हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं उसमें एथिक्स भी होना चाहिए, लीगलिटी भी होना चाहिए, ऐसा ना हो कि कोई गड़बड़ी कर दे। सोशल इशू, सामाजिक जो मुद्दे हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए हमें ये सब काम करने चाहिए। ओके, अब इस तरीके से हमें क्या है कि नॉलेज मिल जाएगी किसके बारे में, कि हमारे DNA है कि उसमें कोई गड़बड़ी हुई है, कोई वेरिएशन आया है, कोई चेंज आया है, ठीक है, अमंग द इंडिविजुअल। इससे क्या होगा कि जैसे कि हमें कोई डिसीज़, जैसे कि उन्होंने कहा कि भाई इनको तो डायबिटीज़ हो गई है, तो डायबिटीज़ क्यों हो गई है, हो सकता है कि वहाँ पर इंसुलिन न बन पा रहा हो, इंसुलिन का जीन गड़बड़ हो गया होगा। और आप देखना कुछ दिनों में ये हो जाएगा, जैसे गाड़ी में होता है ना कि गाड़ी में उन्होंने कहा कि ब्रेक ख़राब हो गए हैं तो नया ब्रेक ले आए और डलवा दिया गाड़ी में। ओके, यस, बढ़िया चल रही गाड़ी। इसी तरीके से इंसुलिन का जीन गड़बड़ हो गया, नया जीन लेगा और लगा दो उसको। तो पहले हम क्या करेंगे, उसको डायग्नोस करेंगे, जो डिसीज़ होगी उसका हम ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं और उसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं, सम डे प्रिवेंट दिस डिसऑर्डर्स, जो भी डिसऑर्डर्स हैं। ओके, अब हम आपको ये बता दें, कुछ नॉन ह्यूमन भी हैं, नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म भी हैं जिनका सीक्वेंसिंग हो चुका है। कौन कौन से हैं वो नॉन ह्यूमन में, ठीक है, नॉन ह्यूमन क्वेश्चन आता है। तो नॉन ह्यूमन जो होते हैं उनकी हम नेचुरल कैपेबिलिटीज़ को हम देख लेंगे। तो उनको तमाम सारे एरियाज़ में उनको हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे हेल्थ केयर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, एनर्जी प्रोडक्शन हो गया, इन्वायरमेंट रेमेडिएशन हो गया। अब एग्रीकल्चर का एग्जांपल कुछ भी ले लो, जैसे कि हमें पता है कि निफ जीन, नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन है, तो वो किस तरीके से, कैसे हम उस जीन को हायर प्लांट में इंसर्ट करें जिससे कि हायर प्लांट भी
नाइट्रोजन फिक्स कर सकें, क्योंकि हायर प्लांट्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग कैपेसिटी नहीं होती है। ये केवल और केवल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फ्यू माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे हैव। ओके, ऐसे हेल्थ केयर में जैसे हमने एग्जांपल दिया अभी इंसुलिन का एग्जांपल नहीं हुआ, तो इंसुलिन में कैसे उन्होंने बनाया होगा, इसको हीमोलिन कहा था, एक अमेरिका की कंपनी थी इली लिली, उसने काम किया था इस पर। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखते हैं नॉन ह्यूमन कौन कौन से हैं जिनका सीक्वेंसिंग हो चुकी है। तो बैक्टीरिया की हो चुकी है, ईस्ट, और बैक्टीरिया में हम आपको बता दें इकोलाई की हो चुकी है, ईस्ट की भी हो चुकी है, सी एलिगेंस इसकी भी हो चुकी है, और ये है क्या, ये है निमेटोड। और इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, कैसा है, फ्री लिविंग है या किसी साथ एसोसिएटेड होता है, ये होता है फ्री लिविंग, नॉन पैथोजेनिक। तो क्वेश्चन आता है कि पैथोजेनिक है या नॉन पैथोजेनिक है एंड निमेटोड है। ओके, ऐसे ही ड्रोसोफिला जिसे हम कहते हैं फ्रूट फ्लाई, इसका भी सीक्वेंसिंग हो चुका है। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्लांट में कौन कौन से हैं जिनका सीक्वेंस हो चुका है, तो वो हैं राइस और अराबिडोप्सिस, थैलियाना, ये प्लांट हैं जिनके सीक्वेंस हो चुके हैं। हालांकि सीक्वेंस तो और भी हो चुके हैं, साइनोबैक्टीरिया में एनावीना, नॉस्टॉक, माइकोप्लाज्मा सबके हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम वो उन सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, उन ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं। ओके, अब हम बात कर रहे हैं कि मेथडोलॉजीज, कौन कौन से मेथड्स उन्होंने यूज़ किए थे डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए। ओके, तो इसमें बेसिकली 2 मेजर अप्रोचेस थी। कौन कौन सी थी, एक तो था ईएसटी के रूप में और दूसरा था सीक्वेंस एनोटेशन। अब ये क्या है, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। तो उन्होंने कहा कि अपने जीनोम में 2 तरह के सीक्वेंस होते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस। ओके, अब कोडिंग मतलब क्या होता है, जो प्रोटीन को कोड करते हैं, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनाएंगे। ठीक है, तो जो इन्होंने कहा है कि जो एक्सप्रेस हो रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ आरएनए, उनको हम क्या करेंगे, टैग कर लेंगे कोडिंग सीक्वेंसेस को। ठीक है, जो मैच्योर्ड एमआरएनए बना रहे हैं उनको हम टैग कर लेंगे। अब टैग समझते हैं ना, जैसे बाजार मार्केट में शर्ट लेने जाते हैं तो उस पर टैग लगा रहता है, भाई 1000 की है कि 1500 की है, 2000 की है, तो टैग। ऐसे हमें केवल जो पोर्शन कौन कौन से हैं जो इनको हम एक्सॉन बोलते हैं या जिनको हम कोडिंग रीजन बोलते हैं, उनको क्या करना है, हमें टैग लगाना है। टैग लगा देंगे तो इन्हें आइडेंटिफाई करना है वो सभी जीन्स जो किसके रूप में एक्सप्रेस हो रहे हैं, ये स्टार लगा लीजिए, किसके रूप में, आरएनए के रूप में एक्सप्रेस हो रहे हैं, उनको हम टैग लगा देंगे। ठीक है, तो एक तो मेथड ये हो गया। अब दूसरा मेथड जो है ब्लाइंड अप्रोच है। कैसी अप्रोच है, ब्लाइंड अप्रोच। अब ब्लाइंड अप्रोच क्या है, ब्लाइंड अप्रोच में ये कह रहे हैं कि आप ना पूरे जीनोम की सीक्वेंसिंग कर लो, पूरे जीनोम की, होल जीनोम की। ठीक है, चाहे उसमें कोडिंग सीक्वेंस हो या नॉन कोडिंग हो, एक्सॉन हो या इंट्रॉन्स हो, सबकी सीक्वेंसिंग आप कर लो। उसके बाद में हम ये डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा रीजन है, डिफरेंट रीजन कौन कौन से रीजन है उसमें और उनका क्या फंक्शन है। ठीक है, ये हम बाद में डिसाइड कर लेंगे। तो पहले क्वेश्चन क्या आता है, ऐसा कौन सा मेथड इसमें दोनों को ही ले लिया, कोडिंग नॉन कोडिंग को, वो है सीक्वेंस एनोटेशन। ओके, ऐसा कौन सा मेथड है, केवल हमने जिन्हें एक्सप्रेस सीक्वेंस लिए हैं तो उसका नाम है ईएसटी। नाम से ही समझ में आ रहा है, एक्सप्रेस, जो एक्सप्रेस हो रहे हैं किसके रूप में, आरएनए के रूप, उनको हमने टैग कर लिया। अब सीक्वेंसिंग के लिए क्या करना है, किस तरीके से मेथड यूज़ करेंगे, तो हम ये देख लेते हैं। ठीक है, तो सीक्वेंसिंग के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स है और क्रोमोसोम के अंदर ही रहता है डीएनए, तो उस डीएनए को आइसोलेट कर देंगे। ठीक है, तो टोटल डीएनए, तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम सेल। अब इसमें क्या करेंगे, डीएनए तो बहुत बड़ा होता है, तो इसकी कुछ टेक्निकल लिमिटेशन है, इसलिए इसकी सीक्वेंसिंग हम नहीं कर सकते। तो इसमें क्या करेंगे, सब छोटे छोटे स्मॉल फ्रेगमेंट्स में इसको तोड़ लेंगे। उसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम, आरी समझते हो, लकड़ी के लिए यूज़ करते हैं आरू। ऐसे ही यहाँ डीएनए कट करने के लिए भी RE यूज़ करते हैं, इसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स। ओके, तो ये क्या करेंगे, लार्ज डीएनए को स्मॉल फ्रेगमेंट्स में इन्होंने चेंज कर देंगे, स्मॉल रैंडम फ्रेगमेंट्स। ओके, क्यों, क्योंकि टेक्निकल लिमिटेशन है, हम बड़े डीएनए का एक साथ सीक्वेंसिंग नहीं कर सकते हैं। अब इसके लिए चाहिए स्पेशलाइज्ड वेक्टर क्या है, BAC का फुल फॉर्म पूछते हैं, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ओके, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ओके, अब इसको होस्ट में डालने के लिए, तो होस्ट के लिए क्या है, बैक्टीरिया और ईस्ट लेते हैं। क्यों डालते हैं, क्योंकि इनकी क्लोनिंग करनी है। ठीक है, क्लोनिंग मतलब कॉपी बनानी है, तो इसको हम डायग्राम से और अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, ये डायग्राम हमने बनाया है, एक जनरल डायग्राम, जैसे सेल है और ह्यूमन सेल में से हमने ये आइसोलेशन ऑफ टोटल डीएनए निकाल लिया, यहाँ से आइसोलेट कर लिया। अब क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे RE के थ्रू क्या करेंगे, इसको हम छोटे छोटे स्मॉल रैंडम फ्रेगमेंट्स को कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये देखिए आपके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स आ गए कि नहीं आ गए,
कोई बड़ा है, कोई छोटा है, थोड़ा और बड़ा है, कोई इस तरीके से है, तो आ गए स्मॉल फ्रेगमेंट्स। अब इन स्मॉल फ्रेगमेंट्स को क्या करते हैं, हमें चाहिए वेक्टर। वेक्टर मतलब जैसे प्लाज्मिड, प्लाज्मिड जो है ना वेक्टर ही है, जिसके अंदर इस डीएनए को हम इंसर्ट कर सकें। तो हमने ये कट किसकी किया था, आर से, तो वेक्टर को भी हम आर से ही कट कर देंगे। ये हम कट लगा दिए, तो ये पोर्शन हटा देंगे। अब इसमें क्या करेंगे, इस डीएनए को हम यहाँ पर लगा देंगे। तो वेक्टर का नाम क्या है, BAC और BAC, अभी हमने पढ़ा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये देखिए वो डीएनए जो है हमने यहाँ पे लगा दिया है। अब इसको बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट, ठीक है, RDNA, ओके, क्योंकि रिकम्बाइन किया है डीएनए को आपने। ये प्लाज्मिड का डीएनए और ये डिजायर्ड डीएनए है जिसका हमें सीक्वेंसिंग करनी है, ओके ना। तो ये आपका सीक्वेंस वाला डीएनए हो गया। अब इसको क्या करते हैं भाई, इस ये डीएनए है उसको कई सारी कॉपी बनानी है, तो कॉपी बनाने के लिए हमें चाहिए सूटेबल होस्ट। अब होस्ट में क्या है, यदि हमने BAC लिया है तो बैक्टीरिया में डाल दो, और BAC लिया है तो ईस्ट में डाल दो, ये आपके हो गए होस्ट। होस्ट क्या चाहिए, इससे कि नंबर ऑफ कॉपी हम इसकी बढ़ा सकें, ठीक है। अब देखिए ये होस्ट में डाल दिया आपने, ये देखिए, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जैसे ही बैक्टीरिया डिवाइड करेगा तो ये भी डिवाइड होगा। तो इसको जब नंबर ऑफ़ कॉपी बन जाती है ना, इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ़ कॉपी इनकी बना दी हैंगी, और इसको बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं क्लोनिंग, ठीक है। तो कई सारे क्लोनिंग है। अब ये आपने कई सारे बना लिए, क्यों बना रहे हैं कि कहीं एक का गड़बड़ हो गया तो बहुत सारी कॉपी होगी तो उनको और अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम इन सीक्वेंस की, इन फ्रेगमेंट की हम सीक्वेंसिंग कर लेंगे, जिसके लिए एक मेथड है ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर, जो एक साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक सेंगर, उन्होंने इसको बताया था। और कैसे बताया था वो अपन आगे और पढ़ेंगे, ठीक है। आपने सीक्वेंसिंग कर ली तो ये ऑटोमेटिक डीएनए को इसके सीक्वेंस कर देता है, ओके। अब इनका अरेंजमेंट भी करना है, अरेंजमेंट ऑफ सीक्वेंस, तो कैसे करेंगे, तो देखिए 1 2 3 ये आपके पड़े हुए हैं, इन पर जीन्स लगे हुए हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हम ओवरलैपिंग देखेंगे, कौन सा उसको ओवरलैप कर रहा है। देखो 3 यहाँ से 3 ओवरलैप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फ्रेगमेंट तो पड़े हैं, तो पहले नंबर पे किसको रखना है, तो पहले नंबर पे हम इसको रख देंगे, दूसरे नंबर पे हम इसको रख देंगे, तीसरे में देखो ये 5 है, ये यहाँ पे भी 5 है, कर रहे हैं, तो ये तो तीसरे नंबर पे हम इसको रख देंगे। ये देखिए 7 से 7 हो रहा है, ये ओवरलैप कर रहे हैं कि नहीं, ये हम इसको 4th नंबर पर देंगे। तो इस तरीके से हम इसको सीक्वेंस में ऐसे लगा देंगे। तो हमें चाहिए होंगे क्या, ओवरलैपिंग रीजन, तभी तो हम इसको सेटिंग कर पाएंगे, तभी तो सीक्वेंस लगा पाएंगे सीधे सीधे, ठीक है। बाद में इनकी क्या फंक्शनिंग है, किसका क्या यूज़ है, उसको हम बाद में, और कौन सा किस क्रोमोसोम्स का है ये भी हम लिख देंगे, ओके। तो ये आपका हो गया किस तरीके से हमने ये किया, ठीक है। देखिए आइसोलेशन, देन RE से कट कर दिया, कट करने के बाद इसको वेक्टर में डाल दिया, वेक्टर को हमने चाहिए सूटेबल होस्ट में डाल दिया, कई सारी कॉपी बना ली, फिर ओवरलैपिंग मेथड के थ्रू हमने इसको लाइन से लगा दिया, और नहीं पहले हम सीक्वेंसिंग कर ली, सीक्वेंसिंग के बाद में फिर अरेंजमेंट कर दिया, ठीक है। तो ये आपका हो गया किस तरीके से इन्होंने इसको यूज़ किया, ओके। बता रहे हैं किस तरीके से आप सीक्वेंसिंग करेंगे। तो इसमें ऑटोमेटेड मार्केट में आ रहे हैं डीएनए सीक्वेंसर, किसी मेथड में काम करते हैं, ये मेथड है डेवलप्ड बाय, किसने किया था, फ्रेडरिक सेंगर ने, ओके। ये सेंगर वही है, इन्होंने पहले ये भी बताया था कि जो प्रोटीन में जो अमीनो एसिड हैं उनका सीक्वेंस कैसे डिटरमाइन करना है, ये भी सेंगर ने ही बताया था। अब अरेंजमेंट के लिए क्या है, ओवरलैपिंग रीजन्स लेना पड़ेंगे, तो इसलिए ज़रूरी है कि रिक्वायर्ड है कि जनरेशन ऑफ ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट भी कर लिए। ये सेम कंसेप्ट जो अभी हम बता के गए, ठीक है। 1 2 3 4 लिखा है तो ये ओवरलैप कर रहे हैं, तो पहले नंबर पे लगा देंगे, दूसरे पे लगा देंगे, और तीसरे नंबर पे हम ये लगा देंगे, और चौथे नंबर पे हम ये लगा देंगे कि ये ओवरलैप हो रहा है। तो इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमने इसको कर दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या कर दिया, सीक्वेंस लगा दिया हमने यहाँ से लेके पूरा सीक्वेंस, ओके। एंड अलाइनमेंट ऑफ द सीक्वेंस ह्यूमनली नॉट पॉसिबल, क्या हम कर सकते हैं इसको अपने हाथ से, नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें फिर से हमें चाहिए कंप्यूटर, तो कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम चाहिए हैं, ठीक है। अब जो कि सीक्वेंस को एनोटेट कर सकें, क्या किसका सीक्वेंस है, और असाइन करेंगे पर्टिकुलर क्रोमोसोम को, ठीक है। अब इसके लिए आप क्वेश्चन आता है कि ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट तो हम कर रहे हैं, इसका चैलेंजिंग टास्क क्या है। टास्क ये है कि कौन सा जीन किस पोजीशन पे है, तो हमें बनाना है। जैसे कि हमने देखा इंडिया, ओके, और इंडिया में हम देख पा रहे हैं यहाँ कश्मीर है गया, राजस्थान हो गया, ये आपका महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, MP हो गया, UP हो गया। तो कहीं ना कहीं कौन सा स्टेट किस जगह पे है, तो ये कैसे पता पड़ा, मैप बनाया। ऐसे ही हमें कौन सा जीन कहाँ पे है, तो हमें बनाना पड़ेगा जेनेटिक मैप, और उसी को बताएंगे फिजिकल मैप, ओके। ये क्या हो गया, चैलेंजिंग टास्क हो गया। तो इस तरीके से हमें इंफॉर्मेशन जो है
उनके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, हमें चाहिए होती है बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? वेरिएशन है जेनेटिक लेवल। ये चर्चा हम आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में करेंगे, किस तरीके से होगा। अब क्वेश्चन क्या आ गया कि सेलेंट फीचर क्या है, इनकी विशेषताएं क्या है ह्यूमन जीनोम की। ओके नाउ तो ये भी देख लेते हैं। तो इसमें क्या है कि कहानी ये रहेगी कि टोटल जो जीनोम में कितने मिलियन बेसिस हैं, 3164.7 इतने मिलियन बेसिस हैं, न्यूक्लियोटाइड पेयर्स हैं, ठीक है। और इसमें पहले एस्टिमेट क्या करते थे, टोटल जीन्स कितने हैं, 30,000। पहले ऐसा मानते थे कि प्रोजेक्ट से पहले कि इसमें लगभग रहे होंगे 80,000 से लेके 1,40,000 जीन्स रहे होंगे, लेकिन एक्चुअल कितने निकले फिर 30,000, ठीक है। और एवरेज जीन में कितने होंगे, एवरेज जीन में एवरेज जो जीन है उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो एवरेज जीन में होते हैं लगभग 3,000 बेसिस, ओके न्यूक्लियोटाइड। तो एवरेज जीन साइज कितना बड़ा होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अब किसी भी दो इंडिविजुअल की हम बात करें तो उसमें बताया आपको कि 99.9% जो है एग्जैक्टली कैसे होते हैं, सेम होते हैं। डिफरेंस कितना होता है, 0.1 का, जो हमारी फिनोटाइपिक अपीयरेंस दिखाता है, शक्ल हमारी बताता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऐसे कितने जीन हैं जिनका फंक्शन अभी अता पता नहीं है, तो वो है ओवर 50%, यानी 50% से ज़्यादा ऐसे जीन्स हैं इनका फंक्शन कैसा है, अननोन है, ठीक है। डिस्कवरी हमने कर ली है लेकिन फंक्शन अननोन है। अब ऐसे कितने हैं जो प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन कोड करते हैं, कितना परसेंट प्रोटीन बनता है, तो बनता है लेस देन 2%, यानी 2% से कम, ये एरो लगाया है, ठीक है, कोड फॉर द प्रोटीन। इसका मतलब 98% से ज़्यादा तो वो प्रोटीन बना ही नहीं रहे हैं, कोड नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या है उसमें, तो उसमें बेसिकली हम आपको बता दें, इसमें रिपीटेटिव सीक्वेंस हैं जो रिपीट हो रहे हैं, विच आर वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम, जो बार बार हमारे जीनोम में रिपीट होते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो रिपीटेड सीक्वेंस क्या होते हैं, स्ट्रेच ऑफ डीएनए दैट रिपीटेड मैनी टाइम्स, ठीक है, इवन 100 to 1000 टाइम्स रिपीट्स होते हैं, ओके। तो ये क्या करते हैं, क्या ये प्रोटीन बनाते हैं, ये प्रोटीन नहीं बनाते हैं, ये क्या है, दे आर नॉट कोडिंग फंक्शन। कोडिंग मतलब प्रोटीन नहीं बना रहे हैं, ठीक है, तो नो डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन, प्रोटीन नहीं बनाते हैं, तो क्या करेंगे, ये क्वेश्चन तगड़ा है। दे शेड लाइट ऑन, कहाँ पर, SD याद करिए, SDE, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर, डायनेमिक्स एंड इवोल्यूशन पर, ओके। अब क्वेश्चन आता है सबसे बड़ा क्रोमोसोम कौन सा है, छोटा कौन सा है, ये देख लेते हैं। सबसे बड़ा क्रोमोसोम है क्रोमोसोम नंबर 1, कितने जीन्स हैं, 2968, ठीक है। तो हमने कुछ सीक्वेंस लगाया है, पहले हम क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे, क्रोमोसोम के ऊपर जीन होते हैं, जीन के बारे में बाद में पढ़ लेंगे। सबसे स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम कौन सा है, 22, कितने जीन्स होते हैं, 231 जीन्स होते हैं, ओके। अब सबसे बड़ा जीन कौन सा है ये देखना पड़ेगा, तो लार्जेस्ट जीन है वो है डिस्ट्रोफिन का, ओके, इसमें 2.4 मिलियन बेसिस हैं। स्मॉलेस्ट जीन कौन सा है, वो है TDF का, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, कितने बेसिस हैं, 14 बेसिस हैं, ओके। नाउ साइंटिस्ट ने कुछ और भी चीज़ें देखी जिनको बोलते हैं SNP। अब SNP क्या है ये देख लेते हैं। अब ये आ गया, SNP क्या है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, इसी को हम स्निप्स बोलते हैं, इसको ढंग से याद करिएगा, SNP को ही हम स्निप्स बोलते हैं, ओके। साइंटिस्ट ने ऐसे आइडेंटिफाई किया कि 1.4 मिलियंस लोकेशंस ऐसी हैं जहाँ पर सिंगल बेस पेयर डिफरेंस है, कितना है, सिंगल बेस पेयर। जैसे कि आपका हमारा DNA है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिख रहे हैं और 100 तक तो सेम है, जो 101 वाला बेस पेयर था ना, हो सकता है आपके में A हो, हमारे में यहाँ पर G हो, तो ये डिफरेंस मिला ना, सिंगल बेस। और कई बार जो एक्चुअली हमारा जो सीक्वेंस उसमें कई बार बेस चेंज हो जाते हैं, ठीक है, तो वो उससे क्या होगा, इससे हम क्या कर सकते हैं SNP के थ्रू, तो इससे क्या है, इस इंफॉर्मेशन को हम यूज़ कर सकते हैं टू फाइंडिंग आउट व्हाट, एक तो क्या, क्रोमोसोमल लोकेशंस फॉर डिसीज एसोसिएटेड सीक्वेंस। जैसे कि आपने पढ़ा होगा सिकल सेल एनीमिया, तो उसमें केवल सिंगल बेस पेयर चेंज होने से पूरी शक्ल चेंज हो गई थी। RBC पहले ऐसा हुआ करती थी बाइकॉनकेव, और कैसी होगी फिर वो सिकल शेप, ऐसी हो जाती है हंसियाकार, केवल एक सिंगल बेस पेयर के चेंज होने से, इसको कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। ये क्या है, RBC, नॉर्मल RBC है, ये सिकल सेल है। तो ये क्या हुआ है, सिंगल बेस पेयर चेंज होने से हो गया भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्या हम बताने जा रहे हैं आपको, नेक्स्ट आपका है ट्रेसिंग ह्यूमन हिस्ट्री, कि पहले हम बंदर हुआ करते थे, कैसे हम बने मॉडर्न मैन, तो कहने की चेंज हुआ होगा अपने जीनोम में सिंगल न्यूक्लियोटाइड, तो उस तरीके से हम इनकी कैसे कैसे चेंज हुआ उसको भी हम ट्रेस आउट कर सकते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट
अब हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन एंड फ्यूचर चैलेंजेस, क्या क्या इसमें फ्यूचर चैलेंजेस आएंगे। ओके, फ्यूचर चैलेंजेस की बात कर रहे हैं तो किस तरीके के चैलेंजेस रहेंगे ये हम देख लेते हैं। एचजीपी में क्या है, एक तो हमें बहुत सारी जानकारी मिल गई, कौन सा जीन कौन सा है, किस तरीके से है, तो इससे क्या होगा कि हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी बायोलॉजिकल सिस्टम के प्रति। दूसरा, हम न्यू अप्रोचेस लगा सकते हैं बायोलॉजिकल रिसर्च में, ये कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या है कि अभी भी हमें बहुत सारे एक्सपर्टीज़, बहुत सारे साइंटिस्ट चाहिए होंगे, एक्सपर्टीज़ और भी कैन से साइंटिस्ट फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन, अलग अलग डिसिप्लिन से, चाहे वो पब्लिक सेक्टर से आए चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से आए, कहीं से भी चाहिए होंगे, ठीक है, वर्ल्ड वाइड। नेक्स्ट, पहले क्या होता था, पहले रिसर्चर्स क्या करते थे, एक जीन की स्टडी करते थे या कुछ जीन की स्टडी कर सकते थे एट ए टाइम। अब हमें पता है पूरा जीनोम क्या है, जीन्स कौन कौन से हैं जीनोम के अंदर, तो हम पूरे ट्रांसक्रिप्ट की स्टडी कर सकते हैं। अब ट्रांसक्रिप्ट की स्टडी मतलब, ट्रांसक्रिप्ट क्या है, डीएनए से जो हम बना रहे हैं ना आरएनए एमआरएनए बना लिया, तो ये क्या होगा, उसको ट्रांसक्रिप्ट कहेंगे। इस पे कौन कौन से जीन है, किस तरीके से काम करते हैं, उसकी हम पूरा किसी भी टिश्यूज़ की, ऑर्गन की हम स्टडी कर सकते हैं। तो कैसे वो 10 और ऑफ 1000 जीन्स, कैसे 1000 जीन्स जो हैं, किस तरीके से जीन्स और प्रोटीन कैसे आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इसकी जानकारी हम ले सकते हैं। हाउ दे आर वर्क टुगेदर इन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर और मैनर, एंड हाउ दे ऑर्केस्ट्रेट द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, किस तरीके से हमारी लाइफ को वो ऑर्केस्ट्रा की तरह काम कर रहे हैं। ऑर्केस्ट्रा में आपने देखा होगा कि जो ढोलक वाला है, ढोलक का काम कर रहा है, कोई ड्रम बजा रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई, ठीक है, तो इसमें बड़ा एक रिदम रहता है। ऐसे ही हमारे अंदर जो जीन है, जो प्रोटीन है, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं रिदम होता है, और वो किस तरीके से पूरा फंक्शनिंग, किस कोऑर्डिनेटेड वे में कैसे फंक्शनिंग करते हैं, ठीक है। तो हम आपको बता दें कि कुछ दिनों में ये हो जाएगा। जैसे कि आपने कहा कि हमारे बाल काले हैं, थोड़े घुंघराले हो जाएं, तो आपके अंदर घुंघराले वाला वाल जीन डाल देंगे। आपको पता है कि आपके पास ऑन्कोजीन्स के रहते हैं। ऑन्कोजीन्स क्या होता है, कैंसर काजिंग जीन्स, तो उनको हटा देंगे, उसकी जगह पे कौन सा डाल देंगे, घुंघराले वाला जीन्स। इस तरीके से आप कोई भी नए जीन्स, कोई चीज़ गड़बड़ी हो गई, नया जीन डालो, काम बढ़िया। ओके, इस तरीके से हमने देखा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। अब नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये 2 टॉपिक हमें बनाने थे, हालांकि ये टॉपिक एमबीए में है, तो 11th के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा परेशान ना हों, क्योंकि ये 12th का टॉपिक है। और बाकी अपन सेल साइकिल, सेल डिवीजन के बारे में बताएंगे, और कुछ हम क्वेश्चंस भी डालेंगे, ठीक है, सेल वाली से रिलेटेड, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। ओके, तो हमारे चैनल को आप लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, जिससे कि और बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। ओके, थैंक यू।